नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन विषय पर। विषय है कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ, यानी कानून का स्रोत, प्रथा, रिवाज या रूढ़ी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पार्लियामेंट या विधायिका से बहुत पहले समाज में अपने खुद के नियम और परंपराएं बनाया करता था, जिसे लोग नियम जिसे जिसको लोग अपने नियम और उसे बहुत लंबे समय से मानते आ रहे थे, और धीरे धीरे वो कानून का रूप लेती चली गई। तो ऐसे ही कस्टम्स किस तरह से कानून का रूप लेते हैं और कस्टम्स क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए समझते हैं कस्टम्स की डेफिनेशन। कस्टम क्या है? प्रथा वह व्यवहार है जिसे लोग लंबे समय तक मानते आए हैं और समाज उसे उचित मानकर स्वीकार करता है। डॉक्टर एलन कहते हैं, जब लोग एक जैसी परिस्थिति में बार बार एक ही प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उसे कस्टम कहते हैं। यानी कस्टम एज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ हैबिट और कंडक्ट ऑफ पीपल अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस। तो कस्टम बनने से पहले आपके एक कंडक्ट होंगे, गुड कंडक्ट होंगे, जो आपको आपको खुद को अच्छा लगेगा। आप उस कंडक्ट को कर रहे होंगे और उसके बाद आपसे प्रेरित होकर दूसरे लोग भी वही करने लगेंगे। आपकी उस हैबिट को देख करके बाकी लोगों के अंदर भी वो एक अनुसरण के रूप में आ जाएगा, वैध होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे पूरे समाज में वो एक अच्छा कंडक्ट फैल जाएगा। तो यहाँ कंडक्ट का, गुड कंडक्ट की बात हो रही है, गुड हैबिट्स की बात हो रही है, और विद लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही जैसे टी हॉलैंड है, उन्होंने कहा कि अगर एक खुला मैदान है, घास का खुला मैदान है, लोग वहां आते जाते हैं, और आने जाने से रोज गुजरने से वहां पर एक रास्ता बन जाता है, एक पगडंडी बन जाती है, और उसी रास्ते में बाकी लोग भी चलने लगते हैं। तो समझिए कि ये एक तरह से कैसे कस्टम बना कि एक आदमी एक कंडक्ट करता था, एक गुड कंडक्ट था, उसका एक अच्छा व्यवहार था, उस व्यवहार से उसकी एक हैबिट बन गई, उसकी आदत बन गई वो अच्छा व्यवहार करने की, और उसके बाद लोग उससे इंस्पायर हुए, उस कम्युनिटी के लोग इंस्पायर हुए, और फिर उसके बाद पूरे समाज में वो फैलने लगा, और वो आखिर में एक प्रचलन में आ गया, और वो एक प्रथा बन गया। तो इस तरह से प्रथा की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि जब कोई चीज प्रचलन में आ जाती है और उसे कानून, आज लेजिस्लेशन उसे मान लेता है, या फिर कोर्ट कोई जजमेंट दे देता है, तो उसे भी अब आप उस कस्टम्स के अंदर डाल देते हैं। तो अब आता है प्रथा का जन्म कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ कस्टम। तो इसके तीन मुख्य स्रोत हैं। समाज के व्यवहार से, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी हैबिट, आपका गुड कंडक्ट, फिर हैबिट, फिर उसके बाद व्यवहार कैसे हो रहा है, लोगों की स्वीकृति से, और न्याय और नैतिकता की भावना से। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से कस्टम का ओरिजिन होगा। मनुस्मृति में अगर आप देखें तो वहां आज जो आचार है, यानी व्यवहार है, उसी को सर्वोच्च धर्म माना गया है। ऐसे ही नारद स्मृति में कहा गया है, कोई प्रथा धर्म के विपरीत, जो प्रथा धर्म के विपरीत नहीं है, वह शास्त्र में भी श्रेष्ठ मानी जाएगी, ऐसा नारद स्मृति में कहा गया है। अब बात करते हैं रीजन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कस्टम। कोई ना कोई कारण होने चाहिए उस कस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एक अभी हम कस्टम्स पे ही हैं, तो कस्टम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि रीजंस क्या होंगे उसको रिकॉग्निशन देने के लिए। तो यह एक प्राचीन और अनुभव आधारित होता है। लोगों को अनुभव होता है कि हाँ, उन्हें दिल से अच्छा लगता है, समाज में उससे उनकी हैसियत और नाम उनका बढ़ता है। दूसरा है, समाज में निश्चितता और स्थिरता लाता है। जब ऐसा गुड कंडक्ट आप कोई करोगे, कोई अच्छा काम कर रहे होगे, रोज आपकी हैबिट होगी, तो लोग देख देख के आपसे प्रेरित होंगे। तो उसमें क्या होगा कि समाज में एक स्थिरता होगी, ये अच्छा काम करना है, वो भावना होगी, दुष्भावना मन में नहीं होगी। ऐसे ही तीसरा तीसरा पॉइंट है, यह न्याय और सुविधा दोनों का मेल है। यानी कि जब कहीं अन्याय हो रहा होता है और आप अच्छा कंडक्ट करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, और उस प्रथा को लेकर के आते हैं, तो उससे समाज में अस्थिरता भी खत्म होती है, न्याय संगत लोग होते हैं, और दोनों जो सुविधाएं हैं वो भी आपकी बदलने लगती हैं। जैसे कि पहले आप किसी के घर गए, वहां पे घी आपने मांग लिया, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहां आपको, आपके घर में आज गाय ने दूध नहीं दिया तो आपको 2 लीटर दूध दे देंगे, घी दे देंगे ऐसे ही कटोरा भर के। और आज आप 250 ग्राम घी खरीद के लाओगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा, मगर पहले जमाने में 250 ग्राम घी तो मेल जोल में ही दे दिया जाता था।
चौथा पॉइंट है, यह जनता की नैतिकता और आचरण को दर्शाती है। तो जनता में एक एक भाव होता है जहाँ पे कि ये पूरी कम्युनिटी का एक नेचर ऐसा है जहाँ पे आप जाएंगे तो आपको, जैसे भारत में कहा गया ना कि जो बाहर से लोग आएंगे उनको हम अतिथि देवो भव से माने जाएंगे, यानी ये एक हमारा एक प्रथा बन गई थी, हम किस तरह से उन्हें ट्रीट करते थे, हम उन्हें उतना वैल्यू देते थे बाहर के लोगों को, जो हमारे अतिथि होते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो काइंड्स ऑफ कस्टम है वो कैसे होंगे। तो ये एक छोटी सी टेबल बनी है जिसको आप रेफरेंस लेकर के देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ टेबल क्या है। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, लीगल, कन्वेंशनल, लोकल, जनरल और क्लास कस्टम। मगर इसके अलावा इससे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये है कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम्स क्या होते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पे हम फोकस करते हैं कि जो एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम है उसका जो जो पहला पॉइंट है वो है प्राचीन, एंशंट होना चाहिए। कोई प्रथा तभी मान्य होती है जब वह बहुत पुरानी हो, यानी लोग उसे पीढ़ियों से मानते आ रहे हो। कोई प्रथा तभी मान्य है, वैलिड है, जब वह बहुत पुरानी हो, यानी लोग उसे पीढ़ियों से मानते आ रहे हो और समाज में वह परंपरा का हिस्सा बन गई हो। उदाहरण के लिए अगर देखें, मान लीजिए किसी गांव में सदियों पुरानी प्रथा है कि वहां पहली फसल कटने के बाद किसान अपनी उपज का कुछ हिस्सा दान में देता है, मंदिर में या फिर सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत कराने के लिए, जैसे कुआं, तालाब ऐसे पहले हुआ करता था, तो उनकी मरम्मत के लिए देता था। तो ये एक गुड कंडक्ट है, यानी एक अच्छा स्वभाव है, उसका व्यवहार है, और इसे बिना रुकावट के निभाया गया, इसलिए वो एक उस गांव की प्रथा बन गई, उस लोकल कस्टम का पार्ट बन गया। ऐसे ही जब एंशियंट कस्टम कहा जाता है, इसे इसे इसलिए भी एंशियंट कस्टम कहा जाएगा क्योंकि वह समाज के जीवन में गहराई से जड़ें जमा चुकी होती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है, और फिर वो टूटती नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में होती है। उसका पालन लगातार जो उनके जनरेशन बाय जनरेशन होता रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, यानी कॉन्टिन्यूस। जो कॉन्टिन्यूस में जैसे हम एग्जांपल लें कि अ, गाय गाय है उसकी सेवा करना एक लोगों के अंदर एक प्रथा चली आ रही है कि हमारे यहाँ गाय पलेगी, हम उनकी सेवा करेंगे, गाय दान देंगे, गाय को पालेंगे पोसेंगे, और समाज में उस आदमी की इज्जत रहेगी जिसके यहाँ गाय है। भैंसों की हम बात नहीं कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं। तो गाय की रक्षा करना और गाय को पूजना, गाय को माता की तरह मानना, दूध दे रही है उसके बछड़े को संभालना, ये सब एक प्रथा में बदल गया और लोग उसे उसी तरह मानने लगे। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो अभी भी चला आ रहा है। गाय के लिए पूजना, उनकी उनके लिए खाना, उनको चराने ले जाना, ऐसे करना, ये सारा उसके प्रथा का हिस्सा है। ऐसे ही अब बात करते हैं सर्टेनिटी की, यानी वो निश्चित है कि नहीं है। प्रथा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, वो अस्पष्ट यानी वेग नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए विवाह के समय किसी एक गांव में ये प्रथा चलती हो कि वहां पर जो पिता है, जब लड़की की शादी होती है तो वो अपनी संपत्ति का एक चौथाई हिस्सा दे देता था। तो यह एक निश्चित प्रथा चली आ रही थी, मगर किसी कारण से कभी कभी वहां पे वो प्रथा टूट जाती थी और उसकी वजह से वो, ये कहा जाएगा कि ये इनवैलिड हो गई है और अब उस तरह का रिवाज नहीं रह गया है। तो अगर ये प्रथा बीच में टूट जाती है फिर उसके आती है तो इसको हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम्स में नहीं मानेंगे। इसके बाद है आपका युक्ति संगत, रीजनेबल होना चाहिए। तो प्रथा न्याय संगत, तार्किक और उचित होनी चाहिए, किसी को उसमें हानि ना पहुंचे, और प्रथा वैध होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी गांव में एक आदमी है जिसने कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं चुका पाया। अब उसको सजा मिली कि आपको गांव से बाहर कर दिया जाएगा, वो गलत है, वो अनरीजनेबल है। उसकी जगह पे जैसे लोगों ने उसे बैठाया, समझाया, उससे श्रम दान करवा लिया, और उसके अलावा उससे जो पंचायत है उसमें उसकी सुलह करा दी गई कि वो कब तक वो चुका सकेगा, तो उससे वो एक रीजनेबल चीजें बन जाती हैं। तो व्यवहार अच्छा होना चाहिए, सजा नहीं उसमें हमेशा मिलनी चाहिए। अब बात आती है कानून के विरुद्ध ना हो, कोई भी प्रथा संविधान के विरुद्ध ना हो। उदाहरण के लिए चाइल्ड मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जो इनवैलिड था उसको हटा दिया गया। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट बन चुका है जिसकी वजह से बाल विवाह को
कानूनी रूप से कहा जाए वो प्रथा का विरोधी विरोधी तत्व है कि बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। बच्चों में शादियां करवा देना ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसी तरह से आपका लोक नीति के विपरीत ना हो, जैसे कि दहेज प्रथा है वो लोक नीति के अगेंस्ट है, तो इसको इसके ऊपर भी एक कानून बना के रोक दिया गया कि ये प्रथा आपकी जो चली आ रही है वो गलत है। ऐसे ही सती प्रथा को भी रोक दिया गया था बहुत पहले, तो उसको अभी आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। धन्यवाद मित्रों, आप बने रहिए मेरे चैनल पे लखनऊ लॉ क्लासेस में। धन्यवाद।